तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो बड़ी सारी नई चीज़ें आप इसमें आज सीखने वाले हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, क्या ये टेक्निक है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आज आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करी जाए तो इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। और अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम दो पर्सन के डीएनए का कंपैरिजन करते हैं। दो पर्सन के डीएनए का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इस टेक्निक को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर एलेक जेफरीज, और 1985 में इन्होंने ये टेक्निक को डेवलप किया था। अब जैसा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा क्यों जाता है, क्या इसका फिंगरप्रिंटिंग से कुछ लेना देना है या नहीं है, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फिंगरप्रिंट से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, जिस तरीके से हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर एक पर्सन का जो डीएनए है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये हो गया पहला कारण कि इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फिंगरप्रिंट जो यानी कि आपके ये हाथों के फिंगरप्रिंट है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। पहला रिलेशन यही है कि जिस तरीके से हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर एक पर्सन का जो डीएनए है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। वो भी क्या होता है, यूनिक। बात समझ में आ गया आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि डीएनए के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें चाहिए हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो पर्सन के डीएनए का कंपैरिजन कर रहे हैं। और हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में इस बात को समझा कि अगर हम दो पर्सन के डीएनए को देखें तो 99.99% जो डीएनए है वो क्या है, सेम है। इन दोनों का डीएनए क्या होगा, सेम होगा। दोनों के डीएनए में डिफरेंस कितने का है बेटा, 0.1% का है। यानी कि 0.1% कितना है, 3 × 10⁶, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अगर हमें इस डीएनए के बीच में अगर इसको सीक्वेंस करना, इसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस अमाउंट के डीएनए को सीक्वेंस करना भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव और डॉन्टिंग टास्क हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने एक ऐसे टेक्निक बनाई जिसके द्वारा हम दो पर्सन के डीएनए के डिफरेंसेस और उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है उनको ईजिली क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सबसे पहले कुछ बेसिक्स है। सबसे पहले क्या है, कुछ बेसिक्स। ठीक है बेटा, एक बार मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ बेटा। हाँ जी, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो हमारे पास सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट्स करके दिए हैं, तो बच्चे अक्सर जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हम पहले क्या लिखें, बाद में क्या लिखें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम एक्सप्लेन करें तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब है डीएनए के अंदर डिफरेंसेस आना। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आना, डिफरेंसेस आना। जब डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंसेस आते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो डीएनए है वो हर एक पर्सन का क्या है, यूनिक है, तो वो जो यूनिकनेस आ रही है किसी भी पर्सन के अंदर, उसके कारण हमें यहाँ पे समझने हैं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात करी तो ये क्या है, बेसिकली इट इज़ द वेरिएशन इन डीएनए एट जेनेटिक लेवल। और वेरिएशन किसके कारण आती है बेटा, म्यूटेशन के कारण आती है। किसके कारण आती है, म्यूटेशन। अब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो डीएनए है इसमें कोडिंग रीजन है और एक क्या है, नॉन कोडिंग रीजन। ये तो अभी तक आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारे डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन पाया जाता है। कोडिंग रीजन वो होता है जो आरएनए बनाता है, नॉन कोडिंग वो रीजन होता है
जो किसी भी तरह का आरएनए नहीं बनाता है और ना ही ये एक्सप्रेस करता है। अब अगर हम इन दोनों को डिस्कस करें तो अगर मैं आपसे ये कहूँ या इनफैक्ट कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन की बात करें, अगर हम इन दोनों में म्यूटेशन करवा दें, अगर हम इन दोनों के रीजन्स में क्या करवा दें, मतलब म्यूटेशन करवा दें, तो अब थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस लगाइए कि कोडिंग रीजन में अगर मैं म्यूटेशन करवाऊँ तो क्या वो ज़्यादा डेंजरस है या फिर नॉन कोडिंग में म्यूटेशन करवाऊँ वो ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जो ये कोडिंग रीजन है बेटा, ये हर एक पर्सन में सेम होता है, क्योंकि हर एक पर्सन में सेम तरह का आरएनए बनना है, सेम तरह के प्रोटीन्स बनने हैं। तो जो ये कोडिंग रीजन है ये हर एक पर्सन में सेम होता है और ये एक्सप्रेसिव डीएनए है। तो अगर मैं इसमें म्यूटेशन करवाऊँगा कोडिंग रीजन में तो उसके कारण डीएनए में क्या आएगी, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब डीएनए में के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर में बदलाव आना। अब अगर कोडिंग रीजन में बेटा म्यूटेशन आया तो म्यूटेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगी या तो एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर सपोज करिए कि कोडिंग रीजन में म्यूटेशन एक्सेप्ट हो जाए तो वो सेल के लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगी। वैसा सेल जनरली सर्वाइव करता ही नहीं है। इसीलिए जो हमारा कोडिंग रीजन है यहाँ पे बहुत ही कम म्यूटेशन होती है, बहुत रेयर म्यूटेशन होती है। इज दैट क्लियर? इसलिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो कोडिंग रीजन है, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव डीएनए होता है तो इसमें म्यूटेशन बहुत कम हो रही है, तो म्यूटेशन के कारण ही तो डीएनए में क्या आ रही है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो कोडिंग रीजन में जो म्यूटेशन आती है उसके कारण डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप ये कह लीजिए कि कोडिंग रीजन में जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये कम होती है। क्यों बेटा? क्योंकि एक्सप्रेसिव डीएनए होता है, ये डीएनए डिफरेंट तरह के आरएनएज और प्रोटीन्स बनाता है, इसीलिए डीएनए इसके अंदर म्यूटेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं नॉन कोडिंग रीजन की। किसकी बात करेंगे बेटा? नॉन कोडिंग। अब ऑब्वियसली क्योंकि जो नॉन कोडिंग रीजन है वो किसी तरह का प्रोटीन ही नहीं बनाता है, तो अगर हम नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन को करवा दें तो जनरली सेल उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसको रिजेक्ट नहीं करता है। एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है बेटा क्योंकि उसने किसी तरह का आरएनए नहीं बनाना है, किसी तरह का प्रोटीन नहीं बनाना है, तो जनरली उसको सेल क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है इसलिए जो नॉन कोडिंग का जो डीएनए है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का रेट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। तो जो नॉन कोडिंग डीएनए में म्यूटेशन आता है सेल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये जो चेंजेस हैं ये चली जाती हैं हमारे जर्म सेल्स में, यानी कि हमारे गैमीट्स में, और यही एक जनरेशन से कहाँ पास कर जाती हैं बेटा, दूसरी जनरेशन में पास कर जाती हैं। कौन सी वाली? नॉन कोडिंग के अंदर जो डीएनए में क्या आई है, पॉलीमॉर्फिज्म आई है। अब मैंने क्या बताया कि कोडिंग के अंदर तो म्यूटेशन है नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे पर्सन का एक जैसा है। अब जो नॉन कोडिंग में बेटा म्यूटेशन आ रही है, अब जैसे अज्यूम करिए कि अगर मेरे पापा हैं तो उनके नॉन कोडिंग में जो म्यूटेशन आया होगा वो मेरी बॉडी में भी आया है विदाउट एनी चेंज। वैसे ही हर एक पर्सन में ऐसा ही होता है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो रेट है वो नॉन कोडिंग डीएनए में ज़्यादा होता है, और ये वाली जो म्यूटेशन है ये जर्म सेल्स के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन क्या करती रहती है, पास ऑन करती रहती है। क्या करती रहती है? पास ऑन करती रहती है। तो अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मुझे किसी के डीएनए को कंपेयर करना होगा, जैसे अगर सपोज करिए मेरा और आपका डीएनए कंपेयर करना है, तो कौन सा वाला डीएनए कंपेयर किया जाएगा, कोडिंग का या नॉन कोडिंग का? क्योंकि कोडिंग वाला तो सेम है, तो कौन सा वाला कंपेयर किया जाता है? नॉन कोडिंग डीएनए को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये जो नॉन कोडिंग डीएनए में बेटा वेरिएशन आ रही है, इस वेरिएशन का कारण क्या है, म्यूटेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन इज द रीज़न फॉर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म आती है वो म्यूटेशन के कारण आती है, लेकिन कौन से वाले डीएनए में, नॉन कोडिंग डीएनए में। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला कॉन्सेप्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए थी कि डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म होनी चाहिए, और कौन से वाले डीएनए में, नॉन कोडिंग डीएनए में। ठीक बात होगी। अब ये जो हमारा बेटा नॉन कोडिंग डीएनए है, कौन सा वाला डीएनए है, नॉन कोडिंग डीएनए है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी आपको ये बात बताई थी कि जो ये नॉन कोडिंग डीएनए है इसमें ज़्यादातर डीएनए कौन सा वाला है, रेपिटेटिव डीएनए है। कौन सा वाला है बेटा, रेपिटेटिव डीएनए। कौन सा डीएनए है ये, रेपिटेटिव डीएनए है। तो रेपिटेटिव डीएनए ये ज़्यादातर, या इनफैक्ट जो नॉन कोडिंग डीएनए हमारा, इसमें कौन सा वाला डीएनए पाया जाता है, रेपिटेटिव डीएनए पाया जाता है। तो रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है, जो बेटा बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया है ATCG,
इसमें कितनी बार रिपीट कर रहा है, 6 बार, इसमें कितनी बार रिपीट कर रहा है, 4 बार। तो यहाँ पे अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आएगा, जब रेपिटेटिव डीएनए पर्सन टू पर्सन क्या करता है, रिपीट करता है, तो इसके जो रिपीट्स आ रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, हमेशा वेरी करते हैं। यानी कि रेपिटेटिव डीएनए में जो रिपीट्स का जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन यानी कि नंबर ऑफ रिपीट्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उसे कहा जाता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे कि देखिए रेपिटेटिव डीएनए इस पर्सन में भी है, इस पर्सन में भी है, इसमें 6 बार है, इसमें 4 बार है। तो ये जो रेपिटेटिव डीएनए का नंबर जो है वो वेरी कर रहा है दोनों पर्सन में, इसे कहा जाता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। क्या कहा जाता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा ये जो हमारा रेपिटेटिव डीएनए है, यानी कि जो ये VNTR होंगे, इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि डीएनए ही अल्टीमेटली क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो VNTR की जो लोकेशन है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, VNTR की जो लोकेशन है क्रोमोसोम के ऊपर, उस पर्टिकुलर डीएनए को कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। या आप ये कह लीजिए कि वो वाला डीएनए जिसमें VNTR पाए जाएंगे, उस डीएनए को कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। उस डीएनए को क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो सैटेलाइट डीएनए होता है, ये जिनोमिक यानी कि जो मेन डीएनए, बल्क ऑफ द डीएनए होता है, उससे ये अलग होता है, उससे ये सेपरेट होता है। मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें कौन सा वाला डीएनए ज़्यादा, रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए के जो रिपीट्स है ये पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जिसे हम VNTR कहते हैं। VNTR की डीएनए के ऊपर जो लोकेशन है उसे कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। उसे क्या कहा जाता है, सैटेलाइट डीएनए। सो नॉन कोडिंग जो है बेटा किसका पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए किसका बना है, रेपिटेटिव डीएनए का बना है। और जो रेपिटेटिव डीएनए है इसके अंदर क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि इजीली विजिबल होती है। और सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होती है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी का हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब ये जो बेटा सैटेलाइट डीएनए है, इसके बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के सैटेलाइट हैं, एक है मिनी सैटेलाइट और एक है माइक्रो सैटेलाइट। तो NCERT इस बात को जस्टिफाई करती है कि ये जो मिनी और माइक्रो हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन AT और GC रिच न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिपीट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ रिपीट। अब आप खुद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मिनी बड़ा होता है या माइक्रो बड़ा होता है, वो ये तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप मेरे से पहले बताइएगा ज़रा। तो मिनी और माइक्रो की अगर बात करें तो माइक्रो छोटा है, मिनी बड़ा है, माइक्रो छोटा है, मिनी बड़ा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसको हम माइक्रो या मिनी किस बेसिस पे बोलते हैं। सबसे पहला बेसिस है कि उसमें AT या GC कितने हैं, अभी एग्जांपल देंगे। नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं, अब खुद थोड़ा दिमाग लगाइए, माइक्रो में रिपीट ज़्यादा होंगे या मिनी में, ऑब्वियसली मिनी में ज़्यादा होंगे, माइक्रो में कम होंगे, क्योंकि यूनिट वाइज छोटा है। लेंथ ऑफ रिपीट, तो लेंथ ऑफ रिपीट फिर से मिनी में ज़्यादा होगी और माइक्रो में कम होगी। तो उसके लिए हम एक डायग्राम से यहाँ पे समझेंगे। तो ये देखिए, जो माइक्रो सैटेलाइट है, या तो वो AT रिच होगा या तो GC रिच होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाया है जिसमें AT ज़्यादा रिपीट कर रहा है, क्या ज़्यादा रिपीट कर रहा है, AT। तो ये कितने बेस पेयर का मैंने सीक्वेंस दिया है यहाँ पे, 4 बेस पेयर का। और ये रिपीट कितनी बार हो सकता है बेटा, अप टू 10 टाइम्स, अप टू 10 टाइम, 10 से ज़्यादा बार ये रिपीट नहीं करेगा। वैसे हमने एक GC रिच का बनाया हुआ है यहाँ पे, क्या बोला कि ये AT और GC रिच ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम कितने रिपीट तक हो सकता है, ये 10 रिपीट हो सकते हैं। अब जो मिनी वाला होता है, इसमें भी एक मैंने AT का एग्जांपल लिया और एक GC का। तो अब देखो यहाँ पे मैंने जो हमारा सीक्वेंस है, यानी कि जो रेपिटेटिव डीएनए, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा 6 बेस पेयर का बनाया है, और ये मिनिमम 10 टाइम्स होगा। इसकी जो मतलब जो मिनी सैटेलाइट है, इसका जो साइज़ रहता है बेटा 0.1 KB से 20 KB तक रहता है। और 1 KB में कितने बेस पेयर होते हैं, 1000 बेस पेयर होते हैं। मतलब ये कैसी वाली बात है, ये जो मैंने एक रिपीट बनाया ना 6 बेस पेयर का, ये मिनिमम इतना होता है और मैक्सिमम इतना होता है। बात समझ में आ गई आपको, मिनिमम इतना होता है और मैक्सिमम इतना होता है। और ऑब्वियसली इसमें जो रिपीट्स होंगे, ये 10 से ज़्यादा बार क्या करता है, रिपीट करता है। 10 से ये 100 टाइम्स तक भी हो सकता है, 1000 टाइम तक भी हो सकता है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, मिनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेटा ये जो डीएनए होता है ये पर्सन टू पर्सन हमेशा क्या करता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या था बेटा, बेसिस था। अब एनसीईआरटी ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और दिया है कि अगर हमें
कि अगर हमें रेपिटेटिव डीएनए को जीनोमिक डीएनए से सेपरेट करना हो, क्या करना हो बेटा, अगर हमें रेपिटेटिव डीएनए में से जीनोमिक डीएनए को क्या करना हो, सेपरेट करना हो, तो जैसे सपोज कर लीजिए ये पूरा का पूरा डीएनए है, अगर हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करें बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमने एक मजिल्सन एंड स्टील एक्सपेरिमेंट में किया था, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा बल्क ऑफ डीएनए होगा वो मेजर पीक बनाएगा, और जो सैटेलाइट डीएनए होगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम होता है तो वो क्या बनाएगा बेटा, उसके बैंड्स जो हैं उसमें क्या बनेगा, माइनर पीक, क्या बनाएगा वो, माइनर पीक बनाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि मेजर डीएनए कौन सा है, जो मोस्ट ऑफ द बल्क ऑफ डीएनए है, द बल्क डीएनए फॉर्म मेजर पीक, और जो स्मॉलेस्ट पीक बनेंगे वो किसके बनते हैं, सैटेलाइट डीएनए के बनते हैं। तो ये हमारा हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस, क्या हो गए, बेसिस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे पहला बेसिस क्या पढ़ाया आपको मैंने, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जो नॉन कोडिंग में एक्सेप्ट जनरली नहीं होती है, सॉरी कोडिंग में एक्सेप्ट नहीं होती है, नॉन कोडिंग में वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाती है, ट्रांसमिटेड। उसके बाद जो नॉन कोडिंग डीएनए उसमें ज़्यादातर डीएनए रेपिटेटिव डीएनए है, जिसका नंबर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे वीएनटीआर कहा जाता है। वीएनटीआर की डीएनए के ऊपर जो लोकेशन होती है बेटा उसे कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए दो तरह के बताए आपको, मिनी एंड माइक्रो। हम डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में वीएनटीआर का यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम मिनी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात। अब हम चलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स पे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सबसे पहला स्टेप होगा बेटा वो होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो डीएनए को हम किसी भी सेल से, ब्लड स्टेन से, सीमन स्टेन से, सलाइवा, रूट हेयर, बोन या स्किन से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर द पॉइंट, यहाँ पे हेयर रूट्स हैं, नॉट हेयर, बालों में नहीं होता, बालों की जड़ों में डीएनए होता है। आई बात समझ में। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, अब हमने जब डीएनए को आइसोलेट कर दिया तो हमें सारा का सारा तो डीएनए चाहिए नहीं, हमें तो केवल वो वाला डीएनए चाहिए है जिसके अंदर क्या होंगे, नॉन कोडिंग रीजन यानी कि वीएनटीआर चाहिए। उसके बाद क्या किया जाएगा, डीएनए को तोड़ा जाएगा। तो डीएनए को तोड़ने के लिए हम स्पेशल एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। इसकी बायोटेक्नोलॉजी में भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। इन एंजाइम्स को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करते हैं बेटा, डीएनए को पर्टिकुलर साइट से कट करने का काम करते हैं। अब हमने डीएनए को क्या कर लिया, कट कर लिया, तोड़ दिया डीएनए को। जब हमने डीएनए को ब्रेक कर दिया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जैसे आप सपोज कर लीजिए कि 5 फ्रेंड्स पार्टी करने गए हैं, उनमें से एक की डेथ हो गई है। अब जब एक की डेथ हो गई है तो शक किस पे जाएगा, उन चारों पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके डेथ स्पॉट से हमें कुछ एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। उस एविडेंस का सबसे पहले एक डीएनए बनाएंगे, मतलब उसके लिए स्टेप करेंगे। यही स्टेप साथ साथ उन लोगों में भी हो रहा है जिस पे हमें शक है, जिन पे हमें शक है। अब करना क्या है हमें, जब हमने डीएनए को तोड़ दिया है तो ऑब्वियसली हमें क्या करनी है, डीएनए की मैचिंग करनी है। तो डीएनए की मैचिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमें डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप ऐसा आएगा जब हम डीएनए का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो डीएनए का कंपैरिजन करने का मतलब ये होता है कि जो हमने डीएनए का यहाँ पे एक प्रिंट बनाया होगा, उस प्रिंट को हम कंपेयर करेंगे जिन पे हमें शक होता है। तो उस प्रिंट के लिए हमें डीएनए के डबल स्ट्रैंड को क्या करना पड़ता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि जब हम उसको कंपेयर करें तो वो इजीली क्या कर जाए, उसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाए। क्या हो जाए, हाइब्रिडाइज। तो देखिए हमारा जो तीसरा स्टेप होगा उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर्स का या टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, और इसको डीएनए में एक स्पेशल सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है, NaOH। ये क्या करता है, डीएनए के बॉन्ड्स को डीनेचुरेट, मतलब डीएनए के डबल बॉन्ड को किस में तोड़ देगा, सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर देगा। तो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, हमने एक तरफ कैथोड लगाया होता है, एक तरफ एनोड लगाया होता है। ये एक स्पेशल तरह का ऑपरेटर्स होता है। इसके अंदर पहले एग्रोस जेल को डाला जाता है, उसके बाद डीएनए को डाला जाता है, फिर इसको इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जो डीएनए है वो किसकी तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएगा। अब जो डीएनए है उसके फ्रेगमेंट्स जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जो डीएनए का सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे ऊपर। इस तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइज। और ये जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। बात समझ में आ गया आपको। अब जब हमने इसको सेपरेट कर लिया, अब हमें इसके बाद करना क्या है, अब जब हमने इसको सेपरेट कर लिया तो ये काम हमने किसके लिए किया है, जो हमें सबूत मिला है
और जिन पे हमें शक था, ये दोनों के लिए कर लिया। अब दिमाग लगाओ, अगला स्टेप होगा कंपैरिजन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम उन डीएनए का कंपैरिजन करेंगे तो हम जेल को जेल के ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जेल को आप जैसे ही बाहर निकालेंगे जेल तो टूट जाएगी। हमें कुछ यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास जो जेल के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं उसकी बिल्कुल कॉपी जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो इसी स्टेप की, अभी जो हम ये स्टेप पढ़ रहे हैं, इसी स्टेप की वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। देखिए स्टेप में क्या करेंगे, इस स्टेप को कहा जाता है ब्लॉटिंग। क्या कहा जाता है? ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये हमारी एग्रोस जेल थी जिसके ऊपर डीएनए के बैंड्स क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक नायलॉन की शीट को रखते हैं, इसके बीच में एक बफर सोल्यूशन हमने डाला होता है। तो जैसे इसके ऊपर हम नायलॉन की शीट रखेंगे तो इस बफर सोल्यूशन के कारण क्या होगा कि डीएनए के जो ये फ्रेगमेंट्स होंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट किसके ऊपर आ जाएंगे, इस शीट के ऊपर आ जाएंगे। तो ब्लॉटिंग का मतलब होता है, जैसे आप देखिए कि आप कभी कभार जब कॉपी पे अगर इंक वाले पेन से लिखें तो देखेंगे कि उस इंक के जो निशान है वो बिल्कुल कहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। या सपोज़ करिए कि आपने टेबल के ऊपर जैसे पानी डाला हुआ है, उसके ऊपर अगर आप फिल्टर पेपर रख दो तो जो अगर निशान टेबल पे बना हुआ बिल्कुल कहाँ पे आ जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर। उस टेक्निक को ब्लॉटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन शीट का यूज़ करते हैं। तो ये शीट के ऊपर जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं बिल्कुल क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर कॉपी हो जाएंगे, बिल्कुल इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। तो वो वाली टेक्निक जिसके द्वारा हम डीएनए की ब्लॉटिंग करते हैं इसे कहा जाता है सदर्न ब्लॉटिंग। क्या कहा जाता है? सदर्न। अगर हम ये आरएनए के लिए कर रहे हैं तो उसे नॉर्दर्न कहा जाता है, अगर हम प्रोटीन के लिए करते हैं तो उसे वेस्टर्न कहा जाता है। रिमेंबर बेटा, ये कोई डायरेक्शन के बेसिस पे नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे है। अब हमने क्या कर लिया, डीएनए का क्या कर लिया, उसको शीट के ऊपर क्या कर लिया, उसकी क्या कर ली, कॉपी बना ली। इस स्टेप, ये जो हमने प्रिंट बनाया है किसके ऊपर, उस नायलॉन शीट के ऊपर, इसे कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। इस स्टेप की वजह से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ऐसे कहा जाता है। अब हमने क्या कर लिया, डीएनए का प्रिंट ले लिया। डीएनए का क्या ले लिया बेटा, हमने प्रिंट ले लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, उस डीएनए को कंपेयर करना है किसके साथ, उस डीएनए को कंपेयर करना है किसके साथ, जिन पे हमें शक था, जिन पे हमें क्या था, शक था। तो हमने क्या किया होता है, उन लोगों पे जिन पे हमें शक था उनकी ऑलरेडी क्या बनाई होती है, एक VNTR। उनका VNTR हमने एक ऑलरेडी बना के रखा होता है। हम क्या करते हैं, उसके वो जो हमने डीएनए बनाया होता है, ध्यान से देखिए, हमने जो डीएनए बनाया होता है, जो उसका प्रिंट बनाया होता है, उसके अंदर किसको डाल देते हैं, इस VNTR की प्रोब को डाल देते हैं। और इसको हमने क्या किया होता है, रेडियो एक्टिव। क्या किया होता है, रेडियो एक्टिव किया होता है। अब दिमाग लगाओ, ये जो VNTR की प्रोब है ये किसकी है, जो हमें, जिन पे हमें शक था। और एक हमने जो अपना डीएनए बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो हमें मतलब सबूत का जो डीएनए मिला है वो हमने बनाया, ये वाला है। उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब को डाल देंगे। अब दिमाग लगाओ, ये जो VNTR होगा, ये जो VNTR होगा, इनमें से जिसका भी ये पर्टिकुलर VNTR प्रोब होगा, जिस भी पर्सन का ये होगा, ये उसके साथ जाके क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, उसके साथ क्या कर जाएंगे, बाइंड। क्योंकि ये VNTR प्रोब भी क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। हमने जो डीएनए यहाँ पे सेपरेट आउट करा है वो भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये VNTR क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ जाके क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। और जिसके साथ ये बाइंड करेंगे मतलब वही असली क्या है, कातिल है। तो लेकिन देखिए क्या किया जा रहा है, प्लेस ए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर इन ए सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब। तो डीएनए प्रोब बाइंड किसके साथ कर जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द मेम्ब्रेन टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। लेकिन ये सब तो नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा है, ये सब तो नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, हम क्या करते हैं, वो जो हमने VNTR प्रोबिंग के साथ हाइब्रिडेशन कराई है उसकी क्या की जाएगी, डिटेक्शन की जाएगी। किसका हेल्प से बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से उसको डिटेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक्सरे उसका फिल्म बनाते हैं। एक्सरे फिल्म बनाने के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रिंट आता है उसे कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। उसे क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। और ये मशीन्स ऑटोमेटिकली इस बात को बता देती हैं कि वो जो VNTR प्रोब हैं वो सबसे ज़्यादा किसके साथ मैच करी हैं, वो सबसे ज़्यादा किसके साथ मैच करी हैं। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम लिया है। जैसे सबूत करिए कि ये एक एविडेंस है और ये 3 पर्सन है जिनका हमने क्या करा है, एक प्रोब बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही क्या करा है, प्रिंट बनाया है। तो आप देखिए ये वाला जो एविडेंस है इनमें से किसके साथ सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो B वाला ये इसके साथ बिल्कुल क्या कर रहा है,
मैच कर रहा है। अब इसी की जैसे एक डायग्राम एनसीईआरटी में दी हुई है, अक्सर बच्चे उसको डायग्राम को देखते हैं और दूर दूर से उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो बड़ी सिंपल डायग्राम है, इसको ध्यान से समझिएगा ज़रा। अब देखिए, तो यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा गया है, इन्होंने यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स की क्या करी है, VNTRs बनाए हैं। अब देखिए, तो ये वाला जो इन्होंने सीक्वेंस बनाया, किस पे बनाया, देखिए डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, कि इनको जो सबूत मिला होगा उसका क्या बना लिया इन्होंने, एक VNTR। कौन कौन से क्रोमोसोम का बनाया है, 7, 2 एंड 16। अब इसको समझना कैसे है, ध्यान से देखिए। तो जब इन्होंने इसका ये VNTR इसको इसका जब डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया है, तो अब 2 लोगों पे इनको शक था, A और B। किस पे शक था, A और B। इनका भी इन्होंने बनाया, जैसे इसका बनाया, इन दोनों का भी बनाया। अब इनको मैच कैसे किया जाएगा, तो हमारे पास ये देखिए, ये पूरी की पूरी शीट है। अब इस शीट की एक साइड पे क्या लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, 100 टैंडम रिपीट्स, वही VNTR का ये नंबर है। अब अगर आप इंडिविजुअल नंबर A को देखेंगे, तो क्रोमोसोम नंबर 7 में इसका जो एक क्रोमोसोम है, एक जो इसकी आर्म है, इस पे ये VNTR कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार, 1 2 3। इसमें कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4। तो ये देखिए, ये जो रेड वाला है क्रोमोसोम नंबर 7, A वाले पे कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार, और दूसरे वाले पे 4 बार। बात समझ में आ गया आपको। वैसे ही जो क्रोमोसोम नंबर 2 है, उस पर वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, उस पर वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार रिपीट कर रहा है बेटा, 8 बार, और नीचे कितनी बार, 7 बार। वैसे 16 की अगर बात करें तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ये 5 बार रिपीट कर रहा है, और नीचे कितनी बार है, वो 10 टाइम्स रिपीट कर रहा है। कितनी बार रिपीट कर रहा है बेटा, 10 टाइम्स वो रिपीट कर रहा है। इज दैट क्लियर। वैसे अगर आप B को देखें, तो B में कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार रिपीट कर रहा है, और इसमें कितनी बार है, 9 बार रिपीट कर रहा है। वैसे ही अगर हम इसको देखें, तो ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट कर रहा है, और ये कितनी बार, 7 बार रिपीट कर रहा है। वैसे ये 5 बार और ये 2 बार। ठीक है, तो ये हमें जिन पे शक था उनका बना लिया, और जो हमें एविडेंस से बनाया उसका हमने इस तरीके से एक प्रिंट बना लिया। बात समझ में आई। अगर आप दोनों को कंपेयर करो, तो आप मुझे बताइए कि ये जो हमें प्रिंट मिला, ये किसके साथ मैच कर रहा है, A वाले के साथ या B वाले के साथ। तो आप ये देख रहे हैं कि किसके साथ मैच कर रहा है, B वाले के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि इसके जो VNTR है, VNTR प्रोब्स थी, वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेंगे, इसके साथ स्ट्रैंड बना लेंगे। बात समझ में आई आपको। तो ये एक तरीका है डीएनए को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ऑब्जर्व करने का। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो क्या बताया मैंने कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो हर एक पर्सन में सेम होता है एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और अगर हम चाहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो ये प्रोसेस है, इसको और ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना है, तो इसके लिए हम एक टेक्निक और यूज़ करते हैं, PCR। बेटा ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में बताई जाएगी। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, तो एप्लीकेशंस कहाँ का है बेटा, फॉरेंसिक टूल, पैटर्न है, मतलब कोई घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, कोई क्लेम कर रहा है कि ये मेरा बेटा एटसेट्रा, उसमें रेप मर्डर के केस में जेनेटिक डिजीज़ का हम पता लगा सकते हैं। फाइलोजेनिक स्टेटस यानी कि उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर मैं आपको एक ओवरऑल फ्लो चार्ट दूँ, तो उसमें देखिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डीएनए एसिलेशन होगा, उसके बाद डाइजेशन होगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, उसके बाद उनका सेपरेशन होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और फाइनली क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपके अगर कोई डाउट रह गए होंगे तो आप मुझे बताइएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैम। ओके बेटा, तो इस चैप्टर का जो हमारा पहला पार्ट रह गया था जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसका मैं एक वीडियो अलग से डाल दूँगा ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।